हेलो फ्रेंड्स। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि वो दिल्ली सल्तनत के किंगडम को एक्सपेंड करे और मंगोल्स इन्वेजन से अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करके रखे। इस गोल को अचीव करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, जिनके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया कि उसने एक बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी तैयार की, जो कि हाईली स्किल्ड और अलाउद्दीन खिलजी के लिए लॉयल भी थी। इस आर्मी के हर एक सोल्जर का हुलिया मेंटेन किया जाता था। हुलिया मतलब डिस्क्रिप्शन, हर एक सोल्जर कैसा दिखता है उसकी पूरी डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स एक जगह पर मेंटेन की जाती थी। इस स्टैंडिंग आर्मी के हर एक सोल्जर को अलाउद्दीन कैश में पे करता था और वो ऐसा पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने आर्मी को कैश में पे करना शुरू किया। इसके अलावा आर्मी की एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए आर्मी और आर्मी के सोल्जर्स का टाइम टू टाइम रिव्यू होता था। इसके अलावा अलाउद्दीन इस बात का भी ध्यान रखता था कि जितने भी घोड़े भारत में इंपोर्ट होते हैं उनमें से जो बेस्ट नस्ल के घोड़े हैं उन्हें आर्मी के लिए रिजर्व कर दिया जाता था। जनरल पब्लिक के लिए ये घोड़े अवेलेबल नहीं होते थे और आर्मी के हर एक घोड़े के ऊपर एक स्टैंप लगाया जाता था जिसे कहा जाता था दाग। ये बेसिकली घोड़ों की ब्रांडिंग करने का एक तरीका था। लेकिन आर्मी को कैश में पे करने की वजह से एक समस्या उत्पन्न हुई। समस्या ये थी कि जब इन सोल्जर्स के हाथ में कैश होता था तो ये मार्केट में जाते थे और बिंदास चीज़ों को ख़रीदना शुरू कर देते थे। इससे मार्केट में चीज़ों का दाम तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया और दूसरी तरफ अलाउद्दीन अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाते जा रहा था। फरिश्ता ने अपने अकाउंट्स में लिखा है कि अलाउद्दीन की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। आप सोच के देखिए कि जब ये रिक्रूटमेंट चल रहा होगा, लगातार आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी, ज़्यादा लोगों की वजह से मार्केट में डिमांड तेज़ी से बढ़ रही होगी और सप्लाई तो उस समय लिमिटेड ही थी और यही कारण था कि प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। और क्योंकि मार्केट में चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने लगे तो सोल्जर्स भी अलाउद्दीन खिलजी से सैलरी हाइक की डिमांड करने लगे। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इन सोल्जर्स की सैलरी बढ़ाई तो मार्केट में प्राइस और तेज़ी से बढ़ने लगा। उस समय दिल्ली सल्तनत का खजाना पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ये बात निकल के आई कि इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी की सैलरी अगर हर साल बढ़ाई गई तो लगभग 5 से 6 साल के अंदर अंदर दिल्ली सल्तनत का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे मार्केट रिफॉर्म्स किए। ये जितने भी रिफॉर्म्स हैं इन्हें अलाउद्दीन खिलजी के ऑर्डिनेंसेस के रूप में देखा जाता है। तो सबसे पहला मार्केट रिफॉर्म जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया वो ये कि इसने 4 सेपरेट मार्केट इस्टेब्लिश की। ये 4 सेपरेट मार्केट्स हैं: ग्रेन मार्केट, क्लॉथ एंड ग्रॉसरी मार्केट, हॉर्स, कैटल और स्लेव्स मार्केट और बाकी चीज़ों के लिए मिसलेनियस मार्केट। अगर बात की जाए ग्रेन मार्केट की तो ग्रेन मार्केट के लिए एक हेड नियुक्त किया गया जिसे कहा गया शाहनाए मंडी। ये बेसिकली मार्केट रेगुलेटर की तरह काम करता था और बाकी सारी मार्केट्स के लिए भी इसी तरह का अरेंजमेंट किया गया था। इन सभी मार्केट्स को दीवान रियासत के अंडर में रखा गया था, जिसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर नज़ीर, जो कि वेट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है, इसको भी रखा गया था। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि थ्रू आउट द एम्पायर इकोनॉमिक रेगुलेशंस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दीवान रियासत की थी। तो ये तो बात हो गई 4 सेपरेट मार्केट इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड ऑर्डिनेंस की। अब बात करते हैं अलाउद्दीन के मार्केट रिफॉर्म से रिलेटेड नेक्स्ट ऑर्डिनेंस की, जो रिलेटेड है सभी कमोडिटीज़ के प्राइसेस को फिक्स करने से रिलेटेड। अलाउद्दीन खिलजी ने खाने पीने की सभी वस्तुओं के दाम को फिक्स कर दिया। इनफैक्ट खाने पीने की ही वस्तु नहीं, लग्जरी क्लॉथ्स, परफ्यूम्स, ग्रॉसरीज, हॉर्सेस, कैटल, स्लेव्स, यहाँ तक कि एक सुई तक का भी दाम अलाउद्दीन खिलजी ने फिक्स कर दिया था। प्राइसेस को फिक्स करने का सिंपल सा रीज़न ये था कि अगर मार्केट में प्राइसेस फिक्स रहेंगे तो आर्मी के सोल्जर्स की सैलरी को हाइक करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये प्राइसेस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मन से फिक्स नहीं किए थे। हर एक कमोडिटी का प्राइस फिक्स किया गया था बेस्ड ऑन द प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट के बेस पर। यानी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में जितना कॉस्ट आता है उस पर एक बहुत ही लिमिटेड प्रॉफिट मार्जिन को जोड़कर इन प्राइसेस को तय किया गया था। बट प्राइसेस को फिक्स कर देना काफ़ी नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रेन मार्केट में खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी सप्लाई भी रेगुलर तरीके से चलती रहे। तो इसके लिए हर एक मार्केट में मर्चेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिन्हें उस समय बंजारा कहा जाता था। तो हर एक मर्चेंट को बेसिकली शाहनाए मंडी के पास अपने आप को रजिस्टर कराना होता था और रजिस्टर कराने के बाद उसे एक लाइसेंस मिलता था। लाइसेंस मिलने के बाद ही वो मंडी में चीज़ों को सप्लाई कर सकता था। बट क्वेश्चन ये है कि फेमाइन की स्थिति में रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन किस तरह मेंटेन होगी, क्योंकि मर्चेंट्स को किसी भी तरह की होर्डिंग अलाउड नहीं थी।
वो फूड ग्रेन्स को अपने पास बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके नहीं रख सकते थे। तो इसके लिए प्रोविज़न ये किया गया था कि अलाउद्दीन के टेरिटोरियल एरिया में लैंड को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया था, खालसा लैंड, जागीर और इक्ता। जितने भी जागीर और इक्ते थे वहाँ से लैंड टैक्स कैश में वसूल किया जाता था और खालसा लैंड से जो भी प्रोड्यूस हुआ है उस प्रोड्यूस का आधा हिस्सा लैंड टैक्स के रूप में गवर्नमेंट ग्रेनरीज में जमा करा दिया जाता था। बेसिकली दोआब रीजन की जितनी भी लैंड थी उसको खालसा लैंड डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी इस लैंड को ना तो इक्ते पर दिया जाता था और ना ही जागीर में। तो इस तरह गवर्नमेंट ग्रेनरीज हमेशा फुल रहती थी और जब भी फेमाइंस या स्कैरसिटी की सिचुएशन होती थी तो इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज से ग्रेन मार्केट में सप्लाई कर दी जाती थी। लेकिन इन सभी मार्केट रिफॉर्म्स को सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर विजिलेंस की भी ज़रूरत थी और अलाउद्दीन खिलजी इस बात को अच्छे से समझता था, इसीलिए उसने विजिलेंस के लिए भी कुछ अरेंजमेंट्स किए हुए थे। जो प्राइसेस तय किए गए हैं मंडियों में उसी प्राइस पर कमोडिटीज़ बिक रही हैं, ये चेक करने के लिए सीक्रेट एजेंट्स और स्लेव बॉयज़ को भेजा जाता था। सीक्रेट एजेंट्स को उस समय कहा जाता था मुनियाज़, और ये मुनियाज़ हर एक मार्केट की फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करते थे और उससे रिलेटेड रिपोर्ट हर दिन सुल्तान को भेजते थे। इस तरह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को मार्केट में होने वाली हर एक गड़बड़ी का पता चल जाता था और जिस किसी ने भी रेगुलेशंस को तोड़ा है उसको बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दिया जाता था। तो कोई भी इंसान अगर तय किए गए प्राइसेस से ज़्यादा प्राइस पर कमोडिटीज़ को बेच रहा है, चीज़ों को तोलने में हेराफेरी कर रहा है, कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहा है या फिर अकाउंटिंग में कुछ हेराफेरी करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह के सभी लोगों को पकड़कर बहुत बुरी तरह से पीटा जाता था। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स, जिनसे रिलेटेड डिटेल्स हमें मिलती हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही से, जिसके अंदर हमें दिल्ली सल्तनत के हिस्टोरिकल डिटेल्स मिलती हैं अप टू द पीरियड ऑफ फ़िरोज़ शाह तुगलक। बेसिकली बर्नी जो है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने को बिलोंग करता है, लेकिन उसके पापा, नाना, मामा, दादा जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हुआ करते थे। तो घर में जब बैठकर आपस में बातचीत होती थी उसकी वजह से बर्नी के पास अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने की भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। लेकिन तारीख़ फ़िरोज़ शाही से जो डिटेल्स हमें मिलती हैं उससे ये तो पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स दिल्ली में लागू कर दिए थे, यानी कि दिल्ली की मार्केट्स में ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस चलती थी। लेकिन क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस दूसरे टाउन्स और प्रोविंशियल कैपिटल्स में भी चलती थी? इस चीज़ को प्रूव करने वाला अभी तक कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आ पाया है। तो ये थी डिटेल्स अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स की। चलिए अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वो पहला सुल्तान था जिसने लैंड टैक्स के लिए लैंड को मीज़र करने के ऑर्डर्स दिए। हालांकि एंशिएंट इंडिया में ये पहले से ही चला आ रहा था कि लैंड को मीज़र करने के बाद ही उससे लैंड टैक्स वसूल किया जाता था। बट अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस की। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जो लैंड टैक्स है वो कैश की फॉर्म में लिया जाएगा। अलाउद्दीन के इस अरेंजमेंट की वजह से जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जिन्हें उस समय खुद्स या फिर मुकद्दम्स कहा जाता था, वो भी अब लैंड टैक्स पे करने से बच नहीं पा रहे थे। तो ये थी डिटेल्स अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।